Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 28th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. We'll talk about data localization, then universal basic income, magnetron technology, tortoise conservation, and then Param Porul supercomputer. These are some of the important topics that we are going to cover in this video lecture. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल डाटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड है. This topic is important from GS paper 2 point of view as this relates to government policies and intervention. Recently, गवर्नमेंट ने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल प्रपोज किया जिसमें एक क्लॉज है द लोकल स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, जिसे डाटा लोकलाइजेशन भी कह सकते हैं. इट इज़ फेसिंग कंट्रोवर्सी. तो इंडिया का पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में डाटा लोकलाइजेशन का जो क्लॉज है, जिसे लोकल स्टोरेज रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, इसे लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है. फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा प्लेटफॉर्म, उन्होंने रिसेंटली ये स्टेट किया कि ये जो क्लॉज हमारे बिल में है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में, दिस क्लॉज कुड मेक इट डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड सर्विसेज इन द कंट्री. कि जो लोकल स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स का जो क्लॉज रखा गया है हमारे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में, इससे इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करनी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी. तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डाटा लोकलाइजेशन, क्या क्या लेजिस्लेशंस हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या क्या हुई हैं, इसके आउटकम्स क्या हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, what are the various challenges when it comes to data localization. That is what we are going to cover it. It is a very important topic. तो सबसे पहले अगर डाटा लोकलाइजेशन की बात करें तो इसका मतलब सिंपल यही है, टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. ओके, डाटा लोकलाइजेशन कि एक कंट्री से जो डाटा है वो दूसरी कंट्री में फ्लो ना हो. रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. एंड यहाँ पे हमारे पास जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, इसके अंदर जो कंपनीज हैं, दे नीड टू स्टोर अ कॉपी ऑफ सर्टेन सेंसिटिव पर्सनल डाटा विद इन इंडिया ओनली. कि जो भी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ सेंसिटिव पर्सनल डाटाज रखे गए हैं जो कि इंडिया में ही स्टोर होंगे. इस बिल में जो क्रिटिकल पर्सनल डाटा है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर प्रोहिबिट लगाया गया है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. So basically, localization will make it mandatory for all the companies who are collecting the critical consumer data to store it, process it in the data centers which are present within the Indian borders. तो ये चीज़ याद रखिएगा, to restrict the flow of data from one country to another. This is what we mean by data localization. And इस पूरी चीज़ को लेकर इशू है कि कंट्रीज़ को कुछ क्रिटिकल जो कंपनीज़ हैं उनको कुछ इंडिया की क्रिटिकल कंज्यूमर डाटास को इंडिया में ही स्टोर रखना होगा, विच आर सेंसिटिव, विच आर क्रिटिकल पर्सनल डाटास. नाउ इसे लेकर कुछ लेजिस्लेशंस भी हमें पता होनी चाहिए. तो एज ऑफ नाउ जो ये क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफ़र है, इसे गवर्न किया जाता था बाय इंडिविजुअल बायलेटरल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, MLATs, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज़. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 2018 में एक कमेटी आती है, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी. इनकी रिकमेंडेशंस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंपनीज़ को मैंडेट किया दैट जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू इंडियन यूजर्स व्हेन इट कम्स टू डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज हो रही हैं और इंडियन कंज्यूमर्स की, इंडियन यूजर्स की जो सेंसिटिव डाटा है उसे लोकली स्टोर किया जाए. ये 2018 में होता है जब जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दी और RBI ने इसके बाद कंपनीज़ को ये मैंडेट दिया. Until then, most of the data that was being stored on a cloud database outside the country. इससे पहले इंडिया में स्टोर नहीं था. The clouds which are based outside the country, वहाँ पे ये डाटा स्टोर हो रहे थे. अब ये डाटा लोकलाइजेशन का पूरा टॉपिक काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है. France, Australia, South Africa, and more than 50 other countries, they have accelerated the efforts to control the digital information. उनकी कंट्री में सिटीजन्स की, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की, कॉरपोरेशंस की
जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उसे किस तरह कंट्रोल किया जाए, इसे लेकर सभी कंट्रीज, मेनली फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. And now governments are increasing their, setting some rules and standards that how that data can be stored or cannot be moved around the globe. इसको लेकर एक न्यू टर्म भी आई है which is called as digital sovereignty. Very important. Look at this term, digital sovereignty. Data localization will ultimately provide us what? Digital sovereignty, because we will be setting some rules and standards that how the data cannot be moved across the globe. जो एक कंट्री के यूजर्स का जो सेंसिटिव डाटा है वो वहीं पे स्टोर होना चाहिए. आउटकम्स क्या हैं? फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ये जो न्यू रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, दे आर अनलाइकली टू शट डाउन द पॉपुलर वेबसाइट्स, बट दे माइट लूज एक्सेस टू सम सर्विसेज एंड सम फीचर्स वेयर दे लिव. क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगी तो कंपनीज जो हैं, जो वेबसाइट्स जो हैं, वो उसके हिसाब से अपनी सर्विसेज को मॉड्यूलेट कर सकती हैं. नाउ डाटा लोकलाइजेशन की सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहली तो क्लियरली यही चीज़ है दैट इट प्रोटेक्ट द पर्सनल एंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जो मेन एम है बिहाइंड डाटा लोकलाइजेशन वो यही है कि जो पर्सनल और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कंट्री के सिटीजन्स की, उसे सिक्योर किया जा सके, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, एंड द रेजिडेंट्स फ्रॉम द फॉरेन सर्वेलेंस ऑल्सो, फॉरेन सर्वेलेंस से भी बच सके हम. नेशनल सिक्योरिटी में डाटा लोकलाइजेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट टू नेशनल सिक्योरिटी. अगर डाटा लोकली स्टोर होता है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑल्सो, कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी क्राइम की डिटेक्शन के लिए टू गैदर सम एविडेंस वी कैन यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन. इससे जो हमारे प्राइवेसी राइट्स हैं, इंडियन सिटीजन्स के जो प्राइवेसी राइट्स हैं वो इनेबल होंगे against any form of unauthorized access to the data, including any foreign intelligence also. So in case of data being stored in countries which are hostile to India, let's say China data store कर रहा है, तो it can become a tool for mass surveillance also. So data can be weaponized. And Indians, especially the state officials, they could be vulnerable अगर Indian regulators, they are not in total control of this locally generated data. इकोनॉमिक बेनिफिट अलग से हैं. इट विल काइंड ऑफ एक्योर टू द लोकल इंडस्ट्री, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगी, हमारे एआई इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा. इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ साथ हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी जो पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन है वो यहाँ से हमें मिलेगी. बट देयर आर सम इश्यूज, सम क्रिटिसिज्म विद इट. नाउ कॉस्ट इशू एक बड़ी चीज़ यहाँ पे आती है. अकॉर्डिंग टू फेसबुक्स पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म, इफ़ यू रिक्वायर लोकल स्टोरेज एंड द प्रोसेसिंग ऑफ दैट डाटा और सिमिलर रिक्वायरमेंट्स, तो इससे उनकी जो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होगी और जो सर्विसेज डिलीवर करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी. ग्लोबल कनेक्ट, तो क्योंकि अब अ बिग पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द मेटा इज़ टू अनेबल देम टू कम्युनिकेट ग्लोबली. तो अगर लोकल स्टोरेज होगा तो इसमें ग्लोबल कनेक्ट में इशू आ सकता है. स्टेट कंट्रोल ऑफ डाटा एंड इफेक्टिवनेस. अब क्रिटिक्स एक और चीज़ का क्वेश्चन देते हैं दैट स्टेट कैन ऑल्सो मिस यूज, दे कैन ऑल्सो हैव अ सर्वेलेंस ऑफ द पर्सनल डाटा, बट दे आर्ग्यू दैट द सिक्योरिटी एंड द गवर्नमेंट एक्सेस इज नॉट अचीव्ड बाय लोकलाइजेशन. इससे गवर्नमेंट का एक्सेस नहीं आएगा बाय द लोकलाइजेशन. इवन इफ द डाटा इज स्टोर्ड इन द कंट्री, इसका जो इंक्रिप्शन कीज़ हैं दे विल बी स्टिल आउट ऑफ द रीच ऑफ द नेशनल एजेंसीज ऑल्सो. ऐसा ना हो कि हम फॉरेन इंटेलिजेंस से बचते बचते इंडिया की नेशनल एजेंसीज सारे सिटीजन्स के ऊपर ट्रैक रख रही हैं. देन इट इज़ ऑल्सो सेड दैट इट कैन बी ट्रेड डिस्टॉर्टिव. Countries like USA, they have criticized this policy of data localization and they say that this is a barrier to digital trade. यूरोपियन यूनियन ने भी इंडिया का ये जो डाटा प्रोटेक्शन ड्राफ्ट बिल है इसके रिस्पॉन्स में कहा कि जो डाटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स हैं इट अपीयर्स बोथ अननेसेसरी एंड पोटेंशियली हार्मफुल एंड दिस कैन क्रिएट अननेसेसरी कॉस्ट एंड डिफ़िकल्टीज एंड अनसर्टेनिटीज़. और इससे ओवरऑल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं. सो व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड ऑफ दिस? सी, ताकि
जो लोकलाइजेशन रिलेटेड नॉर्म्स हैं ऐसा भी ना हो कि वो नेगेटिवली इंडिया को इम्पैक्ट करें. सो दैट दीज लोकलाइजेशन रिलेटेड नॉर्म्स टू बेयर फ्रूट, वी नीड टू हैव अ ब्रॉडर थिंकिंग एट पॉलिसी लेवल. इसमें किस तरह से जो सर्वेलेंस जो है इन लॉज को लेकर उसे किस तरह रिफॉर्म किया जाए, how to enter into more detailed and up-to-date mutual legal assistance treaties with these companies which are providing such services. We need to enable the development of sufficient digital infrastructure also. अभी तो structure नहीं है हमारे पास. Then we need to create appropriate data sharing policies that preserve the privacy and some other third-party rights also which enable the data to be used for socially useful purposes. So we need a very broad thinking at the policy level when it comes to data localization and the legislations about it. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड है. दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. GS 3 से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, GS पेपर 2 से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. So as proposed by the experts, there are some practical challenges in the implementation when it comes to roll out a universal basic income scheme. कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में से रोल आउट करने में कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं. अब यहाँ पे हमारे लिए पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ दिस यूनिफॉर्म यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर द इश्यूज दैट आर कमिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस यूनिवर्सल बेसिक इनकम, and then we'll have a complete look to this कि क्यों ये कहा जा रहा है, why the experts are saying that there are some challenges in the implementation of the universal basic income. So economic survey 2016 and 17 जो आया था, इसमें universal basic income recommend किया गया था that it is an alternative to the various subsidy focused social welfare scheme that aim to reduce poverty. कि इंडिया में जो अलग अलग सोशल वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं उसकी बजाय यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर दी जाए, इससे जो पावर्टी है वो रिड्यूस हो सकती है. नाउ व्हाट इज़ दिस यूनिवर्सल बेसिक इनकम? इट इज़ द मनी विच विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू ऑल द सिटीजन्स टू टेक केयर ऑफ देयर बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. उनकी ज़िंदगी में जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी देखभाल करने के लिए कुछ अमाउंट जो स्टेट देगी अपने सिटीजन्स को, उसे कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम. तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट देती है, प्रिवेंटिंग एनी सिटीजन फ्रॉम सिंकिंग बिलो दैट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो एक्वायर हो सके और वो जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे नीचे कोई भी ना जाए. अब बेसिक इनकम क्या होगा? इट इज़ एन इनकम जो कि अनकंडीशनली सिटीजन्स को मिलेगी ऑन इंडिविजुअल बेसिस. इसको लेकर कोई टेस्ट नहीं, कोई वर्क रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए. दैट वुड बी अ बेसिक इनकम जो कि सिटीजन्स को दी जाएगी. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मिनिमम इनकम गारंटी, है ना, विच इज़ बीइंग पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. चाहे कुछ भी हो, कोई और सोर्सेज से भी इनकम आ रही हो, दैट इज़ द मिनिमम इनकम गारंटी जो कि सरकार देगी अपने सिटीजन्स को. इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो है यूनिवर्सैलिटी, मतलब द यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी फॉर ऑल. No parameters, no conditions, for all. Unconditional, without any conditions. And universal basic income can make a citizen move away from being a state subject of the government welfare program to the agent of its own change. Instead of depending upon the government welfare programs, now the citizen can be in charge of their own change. So we need to understand what is the significance of this. Universal basic income का significance क्या है? तो clearly हर एक इंडिविजुअल को कुछ मिनिमम इनकम जो है वो यहाँ पे गारंटी की जा रही है, जिससे कि वो अपनी डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं. दे कैन हैव एन एक्सेस टू ऑल द बेसिक गुड्स. इस स्कीम में हर एक सिटीज़न को अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा इंस्टेड ऑफ मैनी अदर बेनिफिट्स लाइक हेल्थ फैसिलिटीज़, फर्टिलाइज़र, फ्यूल, सब्सिडीज़ एक्सेट्रा. इसकी बजाय कैश को ट्रांसफ़र किया जाए. एंड इस पेमेंट से हमारी जो इकोनॉमी है ये भी स्टेबलाइज हो सकती है ड्यूरिंग द रिसेशनल पीरियड्स ऑल्सो. इससे सोशल जस्टिस प्रमोट होगा. वी कैन रिड्यूस पॉवर्टी बाय दिस. कोई भी सिटीजन वो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड से ड्रॉप नहीं करेगा, बेसिक नेसेसिटीज़ अवेल कर पाएगा.
एंड हर एक पुअर पर्सन की जो परचेजिंग पावर है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होगी एंड ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड जनरेट होगी. इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट क्योंकि यहाँ पे बेनिफिशरीज कौन होंगे कौन नहीं होंगे वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देयर वुड बी रिडक्शन इन द वेस्टेज ऑफ मनी ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहद आसान है कि ये यूनिवर्सल है, हर एक सिटीज़न को दिया जाएगा, कोई सर्वे की ज़रूरत नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. तो ओवरऑल जो वेस्टेज होती है गवर्नमेंट मनी की वो भी यहाँ से रिड्यूस होगी. But then there are some issues about the implementation of this. It's an uphill task. इंडिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को रोल आउट करना एक मुश्किल टास्क है. फ्रॉम आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी टू गेटिंग देम ऑन बोर्ड एंड मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ डिफ़िकल्ट. अब इस स्कीम में जब कट ऑफ्स सेट किए जाएंगे, बेनिफिट्स टारगेट किए जाएंगे एट सर्टेन ग्रुप्स, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है. सबसे पहले तो फिस्कल इश्यूज सरफेस होते हैं. Rather than having the fixed budget for the scheme covering all the citizens, जो कट ऑफ्स दिए जाएंगे टू द वेरियस सेगमेंट्स, उसे किस तरह वर्कआउट करना है वो चैलेंजिंग यहाँ पे रहने वाला है. कॉस्ट इस स्कीम की काफ़ी बड़ी होगी. इससे कंट्री हमारे जो फाइनेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो सकते हैं. इसका एक और इशू है, इससे जो वर्क को लेकर एक डिसइंसेंटिवाइजेशन भी आ सकती है और कंट्री में वर्क प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है. बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, काम करने की क्या ज़रूरत है. तो इससे सोशल प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं. अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन, पैसे आ रहे हैं, बेसिक नेसेसिटी की तरफ यूज़ करने की बजाय यहाँ पे यूज़ कर लिया. इन्फ्लेशन एक बड़ा चैलेंज होगा यहाँ पे, बिकॉज इन्फ्लेशन आते ही डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा हुआ होगा, तो इन्फ्लेशन वुड बी ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ दिस. सो देर आर सम पोटेंशियल challenges, issues when it comes to implementation of the universal basic income. So what can be done? What can we conclude from this? What can be our way forward? तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को यूनिवर्सल बनाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो ईजीली आइडेंटिफाइबल ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि विडो, ओल्ड, प्रेग्नेंट विमेन, इन सबको पहले टारगेट करना चाहिए. एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमें सेटअप करना होगा टू रोल आउट द यूनिवर्सल बेसिक इनकम. दिस विल ऑल्सो रिक्वायर अनदर राउंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, जिसमें जो डाटा है वो हमें रेगुलरली अपडेट करना होगा. एज द बेनिफिशरीज 2012 का जो डाटा है वो अभी आउटडेट हो गया है, तो वो हमें करेक्ट पिक्चर नहीं देगा. सो वी विल नीड अ रेगुलर डाटा, अपडेटेड डाटा. द कंट्री सिंपल डज नॉट have this kind of magnitude of resources. तो जो फाइनेंसेस हैं वो हमें इम्प्रूव करने होंगे पहले, इससे पहले कि हम जो हमारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, इसे इम्प्लीमेंट कर सकें. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और रादर इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. इट इज़ अबाउट मैग्नेटरॉन technology. So recently, government has said that it is supporting the indigenous development of high-powered magnetron technology. ये जो मैग्नेटरॉन टेक्नोलॉजी है ये कैंसर रेडिएशन थेरेपी में यूज़ होती है, और इसकी इंडिजीनियस डेवलपमेंट के लिए अब गवर्नमेंट मैग्नेटरॉन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रही है. तो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस मैग्नेटरॉन, तभी हमें समझ में आएगा कि ये मैग्नेटरॉन टेक्नोलॉजी क्या है एंड हाउ दिस कैन हेल्प अस. तो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसिडरिंग योर मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज सीधा सीधा ये इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है. प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट आ जाए दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटरॉन टेक्नोलॉजी, सो यू शुड नो दिस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज मैग्नेटरॉन? सो मैग्नेटरॉन इज बेसिकली अ हाई पावर्ड वैक्यूम ट्यूब. ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है. इट बेसिकली वर्क्स लाइक अ सेल्फ एक्साइटेड माइक्रोवेव ऑसिलेटर. एक सेल्फ एक्साइटेड माइक्रोवेव ऑसिलेटर के जैसे ये हाई पावर्ड वैक्यूम ट्यूब वर्क करती है. इसमें बहुत ही कॉम्पैक्ट और लो कॉस्ट सोर्स का माइक्रो पावर दिया जाता है, माइक्रोवेव पावर दिया जाता है.
as compared to the other microwave tubes. And it basically works on the principle of crossed field device, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है उसे यूज़ किया जाता है इन दी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड दी मैग्नेटिक फील्ड. हम जब साइंस पढ़ते हैं तो वी नो दिस कि जब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है तो उसके परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करती हैं, जो कि अल्टीमेटली एक माइक्रोवेव रेडिएशन रिजल्ट करती हैं. तो एक क्रॉस फील्ड डिवाइस है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में होगा, और इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को यूज़ करके माइक्रोवेव रेडिएशंस जनरेट की जाएंगी. और अगर हम इन माइक्रोवेव रेडिएशंस को यूज़ करें फॉर जनरेटिंग दी रेडियो फ्रीक्वेंसी RF इन दी पावर सोर्स इन लीनियर एक्सेलरेटर फॉर मेडिकल एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज़, ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर एक्सेलरेटर फॉर मेडिकल एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी जो कि मेडिकल साइंसेज में यूज़ होता है, then it is a very 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 important component to that. जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी होता है ये बेसिकली टेस्टिंग और एनालिसिस टेक्निक है जो कि मेडिकल इंडस्ट्री यूज़ करती है, जिसमें जो मटेरियल है, जो कंपोनेंट है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इवेलुएट किया जाता है. सो एज यू कैन सी दिस इन दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी कि ये एक हाई पावर्ड वैक्यूम ट्यूब है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यू कैन सी द पाथ विच इज़ कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ये परपेंडिकुलर जा रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से. एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस हो गई हैं, और इन रेडिएशंस को आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग द रेडियो फ्रीक्वेंसी. And then we should know that why we are focusing on the Indianization of the magnetron technology. तो इसे लेकर कुछ डाटाज आपको पता होने चाहिए. Now when it comes to India, India is currently 4th largest medical device market in Asia. जापान नंबर 1 पे है, फॉलोड बाय चाइना एंड देन साउथ कोरिया. इसके बाद वी आर एट द 4th नंबर इन टर्म्स ऑफ द 4th लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइस मार्केट. ग्लोबली हमारा जो रैंक है हम 20th नंबर पे स्टैंड करते हैं, एशिया में 4th एंड ग्लोबली 20th. हैविंग सेड दैट, हमारी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं इंडिया 86% ऑफ आवर मेडिकल इक्विपमेंट्स हम वो इम्पोर्ट करते हैं. तो ये एक बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज़ है कि 4th लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइस की मार्केट है हम, लेकिन हम 86% ऑफ हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स इम्पोर्ट करते हैं. एंड ऑलमोस्ट जो भी हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं वो तो 100% हम इम्पोर्ट करते हैं. ना अगर हम मैग्नेट्रॉन टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, इसकी इंडियनाइजेशन करें, तो इससे इंडिया 3rd कंट्री बन सकता है जो कि इस पर्टिकुलर फीट में अपना मार्क सेट करे इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेट्रॉन टेक्नोलॉजी. अभी इंग्लैंड और जापान 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि मैग्नेट्रॉन टेक्नोलॉजी में 80 to 90% ग्लोबल मार्केट के ऊपर होल्ड जिनका है. और अगर इंडिया इस पूरी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेता है और ओवरऑल वर्ल्ड में एक्सपोर्ट शुरू करता है, सो वी कैन बी द 3rd कंट्री. तो इससे नंबर 1 हमारी जो एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी है व्हेन इट कम्स टू मेडिकल डिवाइसेस वो इंक्रीज़ होगा, और जो ये इंडिया का ट्रेंड है कि 86% तो हम खुद इंपोर्ट करते हैं और हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट तो 100% हम इंपोर्ट करते हैं, ये यहाँ पे जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज होंगे. दिस विल गिव अ बूस्ट टूवर्ड्स द इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. अब अगर हमसे कोई सिंपल शब्दों में पूछे व्हाट इज़ मैग्नेट्रॉन टेक्नोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिससे रेडियो वेव्स जनरेट की जाती हैं, और ये रेडियो वेव्स कैंसर रेडिएशन थेरेपी में यूज़ होती हैं. इसके अंदर एक हाई पावर वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर एक माइक्रोवेव ऑसिलेटर प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है, विच अल्टीमेटली इज़ यूज टू जनरेट दी रेडियो फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज़ समथिंग न्यू, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स अबाउट टॉर्टॉइज कंजर्वेशन. सो इट्स अ न्यू स्पीशी इन न्यूज़. तो जो भी स्पीशी न्यूज़ में रहती है, ऑलरेडी द प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग, तो टॉर्टॉइज बिकम्स इम्पॉर्टेंट. So why this
tortoise conservation is in news. So in Kasaragod, there's a temple which is Thoroth Adukath Bhagwati Temple. और इस टेम्पल के पॉन्ड से ओवर 400 टॉर्टॉइज वहाँ पे इस वक्त प्रेजेंट हैं. तो ये न्यूज़ आई कि भाई एक मंदिर के पॉन्ड में ओवर 400 टॉर्टॉइज प्रेजेंट हैं. तो देयरफॉर टॉर्टॉइज कंजर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले टॉर्टॉइज के बारे में पता होना चाहिए. इंडिया क्या क्या एफर्ट्स ले रहा है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टॉर्टॉइज. दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू नो. सो व्हाट आर टॉर्टॉइज? टॉर्टॉइज टर्टल फैमिली को बिलोंग करते हैं. साइंटिफिकली इट इज़ कॉल्ड एज टेस्टोडिनिडे, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में टर्टल कहते हैं. तो एक तो साइंटिफिक फैमिली आपको पता होनी चाहिए, टेस्टोडिनिडे. एंड टॉर्टॉइज दे आर एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल. ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, सभी कॉन्टिनेंट्स पे प्रेजेंट हैं एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका में आपको टॉर्टॉइज नहीं मिलेंगे. बहुत सारे आइलैंड्स को भी इनहैबिट करते हैं. इनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन आपको आइलैंड्स पे देखने के लिए मिलेगी. सम स्पीशीज़ आर नाउ एक्सटिंक्ट बिकॉज कुछ ऐसे आइलैंड्स जहाँ पे ह्यूमन ऑक्यूपेशन हुआ, उसकी वजह से वो जो आइलैंड पॉपुलेशंस थी और टॉर्टॉइज की जो कुछ स्पीशीज़ थी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. मोस्ट ऑफ द टॉर्टॉइज they are vegetarian and they mainly eat the foliage, flowers and fruits. There are some tortoise species from the moist forest habitat also. They are more opportunistic. अगर उनको ये नहीं मिल रहा है, foliage नहीं मिल रहा है, flowers नहीं मिल रहे हैं, they can consume animal matter also. But in general you should know that most of the tortoise, they are vegetarians and they eat foliage. What is the importance of tortoise? अब चाहे टर्टल्स हों चाहे टॉर्टॉइज हों, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम ऑफ अर्थ बिकॉज दे मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. दीज क्रिएचर्स दे सर्वाइव in variety of environments and habitats all around the world. But in present times we are seeing that they are disappearing at a very fast pace. Very important to maintain the ecological balance, but they are now disappearing. Therefore, it becomes important for us to know the tortoise conservation efforts. So, if we talk about the tortoise conservation efforts, तो recently World Tortoise Day observe किया गया था, and this day was all about to emphasize the need to protect the turtles and tortoises and to put an awareness on the disappearing habitat of the tortoises. And the theme of this year's World Tortoise Day was Celebrate. Shells, just see, celebrate से हमने यहाँ पे word derive किया celebrate because the turtles and the tortoises they have this shell. तो वहाँ से term आती है celebrate. So this theme is asking everyone to love and save turtles. And if we talk about Kasaragod, the temple in this Kasaragod has been protecting and conserving various tortoise species for several centuries. But जो सबसे बड़ा issue tortoise turtles face करते हैं, that is smuggling of the turtles. It is one of the class 1 species of the water animal. And if you smuggle the turtle, it is a non-bailable offence under Wildlife Protection Act 1972. Then we also have sea turtle conservation program awareness programs also. India has a dedicated action plan. So for the first time, India has devised this dedicated action plan for the protection and conservation of marine turtles. Lastly, for prelims point of view, you should know some of the important facts related to the turtles. So there are 7 species of sea turtles: green sea turtle, hawksbill turtle, loggerhead sea turtle, olive ridley turtle, very important for India, Kemp's ridley sea turtle, leatherback sea turtle, flatback sea turtle. So there are main 7 species of sea turtles. And out of these, the 5 species they live in Indian water. कौन सी, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए: leatherback, loggerhead, hawksbill, green and olive. Leatherback,
लॉग्स हेड, हॉक्सबिल, ग्रीन एंड ऑलिव। ये ऐसी 5 स्पीशीज़ हैं जो कि इंडियन वाटर में रहती हैं। और यहाँ पे जो हॉक्सबिल टर्टल है, इट इज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और जो ग्रीन टर्टल है, दिस इज़ एंडेंजर्ड। लास्टली, another article which is important from science and technology point of view, it is Paramporul supercomputer. So Paramporul, it's a state of art supercomputer जो कि recently NIT तिरुचिरापल्ली में सेटअप किया गया है. So we need to know about the Paramporul. तो ये जो सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ है जो परमपोरुल है, ये इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द सेकेंड फेज ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. तो यहाँ से अभी इसी आर्टिकल में हमें नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस मिशन के सेकेंड फेज में परमपोरुल को सेटअप किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी. याद रखिएगा, ये सुपर कंप्यूटर किस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी. And it will obtain this high power uses effectiveness, and thereby it will reduce the operational cost. इसमें बहुत सारे CPU nodes का मिक्सचर है, GPU nodes हैं, high memory nodes हैं, high throughput storage है, high performance infinite band interconnect है. ये सब हमें पता होना चाहिए कि सब कुछ हाई है भाई. इट्स अ सुपर कंप्यूटर. टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ बेस्ड ऑन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है दैट इट हैज़ इंडिजीनियस कंपोनेंट्स ऑल्सो. सो मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स विच आर यूज टू बिल्ड द सुपर कंप्यूटर, इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड विद इन द इंडिया. Therefore, it's an important achievement when it comes to the Indianization of the technology. यहाँ पे जो इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर स्टैक जो है वो CDAC ने डेवलप किया है अंडर द इनिशिएटिव ऑफ मेक इन इंडिया. एप्लीकेशन अगर हमें सुपर कंप्यूटर की देखें तो बहुत ही अलग अलग साइंटिफिक डोमेन्स में ये एप्लीकेबल है, लाइक वेदर एंड क्लाइमेट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, computational chemistry, molecular dynamics, material sciences, computational fluid dynamics. इन सभी में ये सिस्टम इंस्टॉल किया जा सकता है एंड दिस विल बेनिफिट द रिसर्चर्स. एंड इससे जो लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स आती हैं इन दी साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो यहाँ पे आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर फैसिलिटी. So the portion of total computing power will be now shared with the nearby academic and research institutes also, as per the mandate of National Supercomputing Mission. कुल बातें आपने क्या याद रखनी है? परमपोरुल एक सुपर कंप्यूटर है. कौन से मिशन के अंदर डेवलप किया गया है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन फेज़ 2. किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है? It is based on direct contact liquid cooling technology. इंडिजीनियस कंपोनेंट्स के साथ बना है. वाइड जो साइंटिफिक डोमेन्स हैं वहाँ पे इसे यूज़ किया जा सकता है. एंड देन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये 2015 में लॉन्च किया गया था, ताकि इंडिया में जो रिसर्च हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी जो है इंडिया की, वो इन्हांस हो सके. इसे हम एक सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बना सकें जो कि हमारा नेशनल नॉलेज नेटवर्क बने, द बैकबोन ऑफ इंडिया. इस मिशन को जॉइंटली इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. याद रखिएगा. एंड देन इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDAC पुणे, and Indian Institute of Science बेंगलुरु. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है, CDAC यहाँ पे आ जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यहाँ पे प्रेजेंट है. एंड दिस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इट हैज़ स्पॉन्सर्ड अ नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स जिसमें ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी को यूज़ किया जा सकता है, इन्वॉल्विंग रिसर्चर्स फ्रॉम अदर इंडियन इंस्टीट्यूट्स एज वेल.
ऑब्जेक्टिव क्या है? सुपर कंप्यूटिंग में वर्ल्ड के अंदर इंडिया को इसका एक लीडर बनाना, टू मेक इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर इन सुपर कंप्यूटिंग। इंडिया की जो कैपेसिटी है इन सॉल्विंग द चैलेंज प्रॉब्लम्स, बी इट ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल रेलेवेंस, उन सबको यहाँ पे सॉल्व करना। एंड टू अटेन दिस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, और इस फील्ड में एक सेल्फ रिजाइलेंस जो है वो अचीव करना। सो अंडर दिस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, टू डेट वी नीड 15 सुपर कंप्यूटर्स जो कि इंडिया में इंस्टॉल किए गए हैं विद कंप्यूट कैपेसिटी ऑफ 24 पेटाफ्लॉप्स। एंड ऑल दीज सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया and they are operating with an indigenously developed software stack. And then lastly, we should know that what are the supercomputers. So they are high level computational capacity, computers with high level computational capacity, जो कि as compared to जो general purpose computer होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा high level capacity के होते हैं। इनकी जो कैपेसिटी है, जो परफॉर्मेंस है, वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। याद रखिएगा एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, इंस्टेड ऑफ मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। नो, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। दे आर एक्सपेंसिव, दे आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस, जिनके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चाहिए, नंबर क्रंचिंग चाहिए, ये उसके लिए अप्लाई किया जाता है। इंडिया में देयर आर डिफरेंट सुपर कंप्यूटर्स जो कि डेवलप किए गए हैं। वी हैव मिहिर, जो कि देन वी हैव परम सिद्धि, प्रत्यूष, परम शिवे। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस। मिहिर, परम सिद्धि, प्रत्यूष, परम शिवे। It is followed by Param Shakti, Param Brahma, Param Yukti, Param Sangyak, and now you have Param Parul, the supercomputer. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.